पिंचेंग प्रिजन की ऊंची दीवारें किसी विशाल दैत्य के दांतों जैसी थीं, जो मेरी 19 साल की जिंदगी को निगलने के लिए तैयार थी। मेरे पैरों में बेड़ियां थी और हर कदम बहुत भारी लग रहा था। मुझे अभी अभी बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। एक हफ्ते पहले, लंबे समय बाद हुए क्लास रियूनियन में मैंने सुया के सामने अपने 3 साल पुराने प्यार का इजहार किया था। लेकिन वह भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में बोली, लिन चैन, पहले ये तो देखो कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। उस रात मैं नशे में था। जब मेरी आंख खुली तो सुया मेरे पास पड़ी थी। वह होश में नहीं थी। तभी कुछ सहपाठी खड़े हो गए और मुझ पर आरोप लगाने लगे कि मैंने उस रात उसे जबरदस्ती होटल ले जाकर उसके साथ गलत किया था। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। 1 हफ्ते से भी कम समय में फैसला सुना दिया गया। जब कार जेल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो मैंने अपने माता पिता को लोहे की खिड़की के सामने घुटनों के बल बैठे देखा। उनके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, गलत सजा। मेरे पिता चिल्ला रहे थे, मेरा बेटा निर्दोष है। दूसरी तरफ दर्जनों लोग सफेद कपड़ों में दौड़ते हुए आए। वे सुया के परिवार वाले थे। वे रोते हुए मेरे माता पिता से भिड़ गए और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। लेकिन मेरे पिता कार की तरफ देखते हुए लगातार चिल्लाते रहे, बेटा, डरो मत। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उन्होंने मेरी बेगुनाही साबित करने की कसम खाई। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने पूरी ताकत से कार की खिड़की पर हाथ मारा, लेकिन मैं केवल यह देख सका कि मेरी कार धीरे धीरे जेल के अंदर जा रही थी। जेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुझे एक सेल में धकेल दिया गया। अंदर 7 आदमी थे। वे सभी खतरनाक दिख रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही घेर लिया। दरवाजा बंद होते ही वे मेरे चारों तरफ जमा हो गए। एक आदमी बोला, लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक मुक्का मेरी तरफ आया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया। टाइगर ने मेरे सिर के पास खड़े होकर कहा, अब जब यहाँ आ ही गया है तो जेल के नियम सीखने पड़ेंगे। मैं सवाल पूछूंगा और तू ईमानदारी से जवाब देगा। अगर नियम नहीं जानता तो मार खानी पड़ेगी। मैंने फिर कहा, मेरे साथ फंसाया गया है। टाइगर ने मुझे जोर से धक्का दिया। इतना काफी नहीं है, उठ और लड़। उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे बिस्तर के पास लटका दिया। काफी देर तक वे मुझे परेशान करते रहे। आखिर में उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। उसके बाद के दिन मेरे लिए और भी मुश्किल हो गए। जब भी उन्हें थोड़ी भी परेशानी होती, वे मुझे निशाना बना लेते। कभी मुझे जमीन पर गिरा देते, कभी डराते धमकाते। मैंने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि एक छोटा आदमी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद उनके व्यवहार और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उस रात उन्होंने मुझे पूरी रात सेल में ही बंद रखा। मैं बेहद कमजोर हो चुका था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उस दिन के बाद मैंने उनके सामने झुकना सीख लिया। जब भी उन्हें देखता, उनसे दूर हो जाता। मैं बस जिंदा रहना चाहता था और उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मेरे माता पिता मेरे साथ हुए अन्याय को साबित कर देंगे। 3 महीने बिना पता चले बीत गए। मेरा दिल हर दिन और भारी होता जा रहा था। मेरे माता पिता पिछले 1 महीने से मुझसे मिलने नहीं आए थे। हर महीने जिस दिन वे मुझसे मिलने आते थे, वह हमारे परिवार के लिए सबसे उम्मीद वाला दिन होता था। उन्होंने कभी वह दिन नहीं छोड़ा था। क्या उनके साथ कुछ हो गया था? उस शाम मैंने जैंग डॉन को ढूंढा। वह आमतौर पर मेरे साथ ठीक व्यवहार करता था। मैंने उससे कहा, जैंग जी, कृपया मेरे माता पिता के बारे में पता करवा दीजिए। वे इस महीने मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे चिंता हो रही है। अगले दिन दोपहर में मैं खाना खा रहा था, तभी जैंग डॉन भारी चेहरे के साथ मेरे पास आया। शाओलिन, मुझे अभी खबर मिली है। तुम्हें मजबूत रहना होगा। मेरा हाथ कांपने लगा और प्लेट लगभग मेरे हाथ से गिर गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं समझ गया कि जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था, वही हो चुकी थी। जैंग डॉन ने कहा, तुम्हारे माता पिता करीब आधे महीने पहले, जब वे मोटरसाइकिल से शहर जा रहे थे ताकि तुमसे मिलने आ सकें, उनका एक सड़क हादसा हो गया। दोनों की मौत हो गई। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं वहीं बैठा रह गया, जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे माता पिता की मुस्कान घूम रही थी। मुझे वह दिन याद आया जब वे मेरे लिए जेल के बाहर खड़े थे। जैंग डॉन ने कहा, लिन, तुम ठीक हो? लेकिन वह कुछ आदमियों को लेकर वहां से चला गया। जाते समय उसने मेरी प्लेट से थोड़ा खाना उठाया और अपनी प्लेट का कुछ खाना मेरी प्लेट में डाल दिया। एक आदमी हंसते हुए बोला,
लड़के, आज ये खाना मेरी तरफ से है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। वे लोग हंसने लगे, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। मैं सामने देखता रहा। टाइगर को लगा कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। वह बोला, किससे बहस कर रहा है? मैंने कहा, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाना चाहता। टाइगर ने कहा, ठीक है, वापस देता हूँ। ये कहते हुए उसने मेरी प्लेट में अपना खाना डाल दिया और बोला, इसे साफ कर देना, आज रात फिर बुलाऊंगा। मेरी खाली आंखों में धीरे धीरे एक अलग चमक आने लगी। मेरे माता पिता जा चुके थे। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। मैं पूरी तरह कांप रहा था। मेरे दाहिने हाथ ने चॉपस्टिक को कसकर पकड़ लिया। टाइगर ने देखा कि मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं। उसने प्लेट उठाई और मेरी तरफ बढ़ा। उसी पल मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने चॉपस्टिक कसकर पकड़ी और टाइगर पर हमला कर दिया। वह पीछे हट गया। मैं रुका नहीं। टाइगर के साथी भी तुरंत मेरे ऊपर टूट पड़े। मुझे घेर लिया गया और चारों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। लेकिन इस बार मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा। मैं किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक आदमी चिल्लाया, बड़े भाई टाइगर को छोड़ो। तभी एक गार्ड भी दौड़कर आया। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि जेल में दंगा करने का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है? मैंने उसकी बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया। मैं अचानक वहां से निकलकर दीवार की तरफ भागा। उसी समय एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी अचानक सामने आया। वह मुझसे लिपट गया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। गार्ड ने इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे पकड़ लिया। जेल का कप्तान मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद मुझे अस्पताल भेज दिया गया और बिस्तर से बांध दिया गया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। डॉक्टर मुझे सिर्फ जरूरी पोषण देकर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मेरी हालत लगातार खराब होने लगी और मेरी जान खतरे में पड़ गई। एक दिन वार्ड की सफाई हो रही थी। वही बूढ़ा आदमी वहां था जिसने पहले मुझे बचाया था। उसकी उम्र करीब 60 साल थी। उसका नाम था डूलाव। जब गार्ड दूसरी तरफ देख रहे थे, डूलाव मेरे बिस्तर के पास आया। उसने कहा, युवा, तुम इस तरह मर नहीं सकते। मैं छत को देखता रहा, जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही न हो। डूलाव बोला, मैं तुम्हें मरने की सलाह नहीं दे रहा और न ही तुम्हें महान बनने की सलाह दे रहा हूं। लेकिन अगर तुम मर गए तो अपने माता पिता का बदला कौन लेगा? इस बात ने मेरी आंखों में पहली बार फिर से चमक ला दी। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता की मौत सिर्फ एक सड़क हादसे में हुई? सच बताऊं तो उन्हें किसी ने मारा होगा। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? डूलाव बोला, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। लेकिन 60 साल जीने के बाद इतना तो समझता हूं कि कुछ चीजें सामान्य नहीं होती। उसने अपने साथ लाई एक मेडिकल किताब मुझे दी। देखो, शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर होता है और शरीर के किस हिस्से पर चोट लगने से इंसान जल्दी बेहोश या असहाय हो सकता है। ये सब जानकारियां कभी कभी जान बचाने में काम आती हैं। अगले कुछ दिनों तक डूलाव मुझे रोज अलग अलग तरीके से खुद को बचाने की बातें सिखाता रहा। उसने मुझे बताया कि मुश्किल परिस्थितियों में कैसे बचना है, लोगों की आंखों और हाव भाव को देखकर उनके इरादे कैसे समझने हैं और इंसान के व्यवहार को कैसे पढ़ना है। मुझे महसूस हुआ कि डूलाव कोई साधारण इंसान नहीं था। मैंने उससे उसकी पहचान के बारे में पूछने की कोशिश की। डूलाव बोला, युवा, मैं तुम्हें एक और सर्वाइवल रूल सिखाता हूँ। बहुत ज्यादा जिज्ञासु मत बनो। जो लोग हर चीज जानने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर जल्दी मुसीबत में पड़ जाते हैं। मेरी पहचान के बारे में ज्यादा मत पूछो। बस इतना याद रखो कि मेरा नाम डूलाव है। 10 दिन बाद डॉक्टर ने जांच के बाद मुझे बताया कि मुझे उसी रात वापस जेल भेज दिया जाएगा। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 2 बज चुके थे। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या आप मुझे अभी वापस भेज सकते हैं? डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, गार्ड तुम्हें ले जाएंगे। डूलाव ने ये बात सुनी तो पूछा, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा, अभी वापस जाना बेहतर है। डूलाव ने कहा, तुम्हारे सेल में रात को 8 लोग होंगे और वे सभी टाइगर के आदमी हैं। अगर अभी वापस गए तो मुश्किल हो सकती है। मैंने गहरी सांस ली। फिर भी मुझे अभी वापस जाना है। कम से कम वहां मेरे पास लड़ने का मौका तो होगा। डूलाव ने मुझे कुछ देर देखा और मुस्कुरा दिया। बुरा नहीं है, तुम सच में काबिल हो। याद रखना, इस बार अगर तुम अपनी जान बचा पाए तो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलने में मदद करूंगा।
कुछ समय बाद मुझे जेल की छत पर ले जाया गया। हम वहां मरम्मत का काम करने वाले थे। छत पर काम कर रहे लोगों ने मुझे देखा और चिल्लाने लगे, लिन चेन, अब तू गया। टाइगर चुपचाप मेरे पीछे आ गया। वह बोला, लिन, तुमने मेरी आंख खराब कर दी थी। मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अस्पताल से जल्दी वापस आ गया हूं और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे बिना किसी भाव के देखा। टाइगर बोला, अभी भी अकड़ है। मैंने कुछ नहीं कहा। वह बोला, रात को सेल में वापस जाना, तब देखता हूं कितना मजबूत है। मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा दिखाई देने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़कर छत को ध्यान से देखा। अचानक मैं फिर उसकी तरफ मुड़ा। एक पल में मैंने टाइगर को पकड़ लिया और उसे छत के किनारे की तरफ धकेल दिया। जब तक बाकी लोगों को समझ आता कि क्या हो रहा है, हम दोनों नीचे गिर चुके थे। टाइगर नीचे गिरा और मैं भी उसके ऊपर जा गिरा। गार्ड चिल्लाया, लिन चेन, रुक जाओ। कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें पहले ही 20 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। पिछली बार तुमने उसे घायल किया था और इस बार अगर तुमने उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया तो जज तुम्हें मौत की सजा तक दे सकता है। आसपास खड़े कैदी भी डर गए। मैंने अपने चेहरे को साफ किया और एक कदम आगे बढ़ा। मैंने कहा, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। जो इंसान अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता, उससे आखिर कौन नहीं डरता। 1 महीने तक मुझे अलग कमरे में रखा गया। इसके बाद मुझे फिर उसी सेल में भेज दिया गया। इस बार गार्ड भी सावधान थे। उन्होंने अतिरिक्त गार्ड लगाए और मेरे बिस्तर को बाकी लोगों से अलग कर दिया। जैसे ही जेल का दरवाजा खुला, अंदर के 7 आदमी एक कोने में बैठे मुझे देखने लगे। मैं बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद मैं अचानक खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे मारकर टाइगर का बदला लेना चाहते हो। वे डर गए। एक ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा बोला, ब्रदर लिन, आपने गलत समझा। मैंने कहा, गलत समझा? मेरे माता पिता मर चुके हैं। मैं वैसे भी जेल से जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद नहीं रखता। अगर मरना ही है तो अकेले क्यों मरूं? उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए। एक आदमी बोला, ब्रदर लिन, हम भी उस टाइगर से परेशान थे। आपने उसे रोक दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। अब से आप ही हमारे बड़े भाई हैं। बाकी लोग भी बोले, बड़े भाई? मैंने कहा, कमजोर लोगों का झुंड, दूर हो जाओ। वे सभी डरकर पूरी रात एक कोने में बैठे रहे। उस पल से मैं इस जेल का सबसे बड़ा आदमी बन गया, टाइगर से भी ज्यादा डरावना। सुबह मैं खाने की प्लेट लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंचा। टाइगर के 3-4 आदमी मुझे घूर रहे थे। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे उस टेबल की तरफ चला गया जहां कुछ लोगों ने पहले मेरा खाना छीना था। एक ताकतवर आदमी मेरी तरफ देखकर कुछ कहने ही वाला था कि मैंने अचानक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वह पीछे हट गया। मैं आगे बढ़ा और उस पर हमला कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोगों ने प्लेटें और स्टूल उठा लिए और मेरी तरफ बढ़े। मैंने अपना बचाव किया और पलटकर जवाब दिया। मुझे कई चोटें लगी, लेकिन उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। तभी जैंग डोंग वहां पहुंचा। उसने डंडे का इस्तेमाल करके मुझे रोकने की कोशिश की। वह चिल्लाया, रुको, सब लोग पीछे हटो। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम सच में अपनी जान की परवाह नहीं करते। पिछली बार तुमने टाइगर पर हमला किया था और अब तुमने सबके सामने एक आदमी को मार डाला। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। तुम देर सबेर खत्म हो जाओगे। मेरे माथे से खून निकल रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तो जल्दी करो, वरना मैं इन सबको भी खत्म कर दूंगा। मुझे फिर आधे महीने के लिए अलग कर दिया गया, लेकिन उस लड़ाई के बाद जेल में मेरी पहचान एक ऐसे आदमी की बन गई जिससे कोई भी उलझना नहीं चाहता था। जिस दिन मेरी सजा खत्म हुई, टाइगर के सभी आदमी मेरे पास स्नैक्स और सिगरेट लेकर आए। उन्होंने कहा, ब्रदर लिन, पहले हमसे गलती हुई थी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने अपना सामान नीचे रखा और वहां से चले गए। उन लोगों से निपटने के बाद मैं डू लाव को ढूंढने गया, जो सब्जियों के बगीचे में काम कर रहा था। मैंने कहा, मैं जिंदा बच गया। अब मुझे बताइए कि मैं यहां से बाहर कैसे निकल सकता हूं। डू लाव मुस्कुराया, तुम मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। मेरे साथ चलो। हम दोनों सब्जियों के बगीचे के एक कोने में गए। डू लाव ने कहा, 3 दिन बाद मैं सब्जियां पहुंचाने के बहाने किचन में जाऊंगा। तुम वहां बड़ा हंगामा करना और गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना। जब सबका ध्यान तुम्हारी तरफ होगा, तब मैं तुम्हें हिडन पैसेज से बाहर निकाल दूंगा। मैं जानता था कि शायद डू लाव पर भरोसा करना सही नहीं था, लेकिन यही मेरा एकमात्र मौका था। 3 दिन बाद मैं वैंग भाई के पास गया।
वही वैंग जिसने पहले मेरा मजाक उड़ाया था और मुझे बलात्कारी कहा था। वह माहौल को सामान्य और शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया। मैंने गुस्से में कहा, तुमने पहले मुझे बहुत परेशान किया था, अब हिसाब शुरू करते हैं। रात में ब्रदर वैंग ने दूसरे बड़े लोगों से संपर्क किया। उसने अगले दिन खाने के समय मिलकर मुझसे लड़ने का वादा किया, लेकिन कोई भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर मैंने भी अपने लोगों को बुलाया और डाइनिंग हॉल में ब्रदर वैंग के आदमियों से भिड़ने को कहा। मैंने कहा, याद रखना, सिर्फ इतना करना कि गार्ड्स का ध्यान हमारी तरफ आ जाए। रात के 10 बजे मैंने अपनी प्लेट तोड़ दी। मेरे आदमी तुरंत ब्रदर वैंग और उसके लोगों के आसपास पहुंच गए। गार्ड्स घबरा गए। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और वहां से निकल गया। बाहर डू लाव एक पैकेज लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, अच्छा किया, मेरे पीछे आओ। डू लाव मुझे पीछे की तरफ एक कोने में ले गया। उसने फर्श का एक हिस्सा हटाया और मुझे अंदर जाने का रास्ता दिखाया। सामने सीवर था, वहां पानी और गंदगी भरी हुई थी। मुझे उसी रास्ते से रेंगकर आगे जाना पड़ा। यही मेरा बदला लेने का एकमात्र मौका था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक रेंगता रहा। आखिरकार मुझे सामने पानी बहने की आवाज सुनाई दी। एक हल्की चांदनी बाहर से अंदर आ रही थी। मैं समझ गया कि मैं नदी के पास पहुंच चुका हूं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता लोहे की सलाखों से बंद था। मैंने सोचा, अब बाहर कैसे निकलूं? डू लाव ने कहा, बाहर के लोगों ने लगभग रास्ता तैयार कर दिया है, तुम्हें बस जोर लगाना है। मैंने लोहे की सलाखों को पकड़ा और पूरी ताकत से धक्का दिया। कुछ सलाखें टूट गईं और एक छोटा रास्ता बन गया। उसी समय डू लाव धीरे धीरे मेरे पीछे आ गया। उसके हाथ में एक चाकू था। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मैं पानी में गिर गया। डू लाव ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लड़के, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। तुम्हारे मरने के बाद मैं सारा इल्जाम ब्रदर वैंग को सामान देने वाले आदमी पर डाल दूंगा। आगे क्या होगा भगवान ही जाने। लेकिन अगले ही पल मैं पानी से बाहर आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसकी तरफ बढ़ा। डू लाव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने मेरा हाथ रोक लिया और अपनी दूसरी बांह से मेरी गर्दन पकड़ ली। उसने कहा, लड़के, तुम चालाक हो। तुमने मरने का नाटक किया था, लेकिन ये सब मैंने ही तुम्हें सिखाया है। अब तुम मेरे खिलाफ कैसे लड़ोगे? मैंने अपना दाहिना हाथ ढीला छोड़ दिया। फिर मैंने एक कागज का पैकेट उठाया और उसमें मौजूद सफेद पाउडर उसकी आंखों की तरफ फेंक दिया। डू लाव चिल्लाया, आह, मेरी आंखें! मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ा लिया। मैंने अपनी छिपी हुई चीज से उसके पेट के पास वार किया। डू लाव पीछे मुड़ा। मैं बाहर निकलने लगा। तभी डू लाव ने साफ देखा कि मेरे दाहिने हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। जिस चीज को वह चाकू समझ रहा था, वह मेरे बाएं हाथ में छिपी हुई थी। मेरी गर्दन पर हुआ हमला भी सिर्फ एक चाल थी। डू लाव हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें सीने पर वार किया था। मैंने कहा, क्या तुम्हें अपना पहला सर्वाइवल रूल याद है जो तुमने मुझे सिखाया था? हर असामान्य चीज के पीछे कोई वजह जरूर होती है। बिल्कुल, तुम और मैं एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे सिखाया और मुझे जेल से बाहर निकालने की कोशिश की। अगर मैंने तुम्हें परखा नहीं होता तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिस दिन तुमने मुझे पहली बार ये नियम बताया था, उसी दिन से मैं तुमसे सावधान था। डू लाव ने पूछा, तो तुमने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया? मैंने कहा, मेरे माता पिता की मौत के बाद मैंने इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना बंद कर दिया था। तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन तुमने ही मुझे नियम सिखाए थे। डू लाव ने मुंह खोला और खांसा। उसका सिर एक तरफ झुक गया। वह शांत हो गया। मैं पेड़ के तने से टिक गया। मेरी पीठ पर कई चोटें थीं और मेरे हाथों से खून निकल रहा था। मैंने जेल की दिशा में देखा। मेरी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बदला। जेल से बाहर निकलने की योजना सफल हो चुकी थी। अब अगला कदम था मुझे फंसाने वाले और मेरे माता पिता की मौत के पीछे छिपे लोगों को ढूंढना।